गंभीर आरोपों से घिरी राधे मां पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। जनहित याचिका दायर कर वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राधे मां पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। उस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस मामले में मुंबई पुलिस 2 हफ्ते के भीतर अब तक हुई कार्यवाही का ब्यौरा कोर्ट को देगी। राधे मां के ट्रस्ट के रजिस्टर्ड नहीं होने के आरोप तो हैं ही, इसके अलावा अब उनके बंगले में अवैध निर्माण होने के भी आरोप लगे हैं। इन सब मामलों की जांच शुरू हो गई है। क्या राधे मां की असलियत बहुत जल्दी सामने आने वाली है? दुर्गा की कथित अवतार राधे मां की तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिजाइनर कपड़ों में नजर आने वाली राधे मां परंपरागत रूप से दिखने वाली दूसरी धर्मगुरुओं और साध्वियों से बेहद अलग हैं, हर तरह से। आरोपों के मामले में भी राधे मां सबसे जुदा हैं। मंगलवार को राधे मां के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। जनहित याचिका में उन पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से हलफनामा मांगा है। राधे मां के खिलाफ आरोपों पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है। मुंबई पुलिस को 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट को जानकारी देनी होगी। पुलिस ने कोर्ट को इस संबंध में कुछ जानकारियां दी। कोर्ट को बताया गया कि एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। दरअसल शिकायतकर्ता फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राधे मां पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि राधे मां सेक्स रैकेट चलाती हैं, लड़के लड़कियों को बरगला रही हैं और आशीर्वाद के बहाने उन्हें जबरन सेक्स रैकेट में धकेल रही हैं। फाल्गुनी का दावा है कि इस मामले में पुलिस को दी गई अतिरिक्त जानकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लड़का कोई आउटसाइडर नहीं है, उनके गुप्ता फैमिली का ही कोई रिलेटिव है जिसने ये बयां किया है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ था, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। तो ये सारी कंप्लेंट्स हैं और भी बहुत लोग आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। राधे मां धर्म, कर्म और समाज कल्याण के काम करने का भी दावा करती हैं। ये काम वो जिस ट्रस्ट के जरिए करती हैं, वो भी विवादों में है। फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने कोर्ट को बताया कि राधे मां का धर्मार्थ ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए जन कल्याण के नाम पर जमा किए गए हैं। कहते हैं जब आफत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ यही बात इन दिनों राधे मां पर लागू हो रही है। एक और शिकायत धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष रमेश जोशी ने की है। जोशी ने राधे मां के चीकूवाड़ी स्थित बंगले में अवैध निर्माण की शिकायत की है। बीएमसी के सूत्रों के मुताबिक महानगर पालिका ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शिकायत सही होने पर बंगले के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। फाल्गुनी जी जो बता रही थी कि जो उन्होंने कंप्लेंट की है बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक स्टेटमेंट दिया है और साथ ही रिटर्न कंप्लेंट भी की है। उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मुंबई पुलिस को कि एक डिटेल एफिडेविट फाइल करे सुखविंदर कौर और राधे मां के खिलाफ कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मुंबई से कैमरामैन दिग्विजय के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। जनहित याचिका में फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राधे मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनसे कई सवाल भी खड़े होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या राधे मां के खिलाफ जांच में पुलिस ढिलाई बरत रही है, जैसा फाल्गुनी अभी अपनी बात कहते हुए कह रही थी। दूसरा अहम सवाल ये कि क्या पुलिस ने जानबूझकर फाल्गुनी से मिली अतिरिक्त जानकारी की अनदेखी कर दी। तीसरा अहम सवाल यह है कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद राधे मां के खिलाफ जांच में तेजी आएगी। अर्शी खान के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने अब तक उनसे पूछताछ नहीं की है। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। पांचवा सवाल यह है कि क्या सामने आएगा राधे मां की कथित डर्टी पार्टी का सच। क्या है ये डर्टी पार्टी। खैर, मसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है कि क्या राधे मां पर साजिश के तहत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसा उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आज के मुद्दे पर बहस शुरू करते हैं। राधे मां पर वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के आरोप पर हाईकोर्ट के मुंबई पुलिस को दिए गए आदेश पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। राधे मां की समर्थक और टेरो कार्ड रीडर आरती राजदान मेरे साथ जुड़ रही हैं। आरती, बहुत स्वागत है आपका। वकील आभा सिंह जुड़ रही हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आभा जी, आपका स्वागत है।
धर्म उपदेशक HS रावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावत साहब, आपका स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव मुन्ना शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। महंत नवल किशोर दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ ज्योतिषी वाई राखी मौजूद हैं। राखी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरती, शुरुआत आपसे। ये एक के बाद एक आरोप क्यों सामने आ रहे हैं, क्या सच्चाई है इनकी? देखिए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरा अनुभव है, ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इनमें ज़रा भी सच नहीं है। मैं राधे माँ के पास 10 साल से जा रही हूँ। मैंने कभी भी कहीं भी ऐसी एक भी चीज़ नहीं देखी है। मैं जाती हूँ, वहाँ पे लाखों और औरतें जाती हैं, फैमिलीज आती हैं, अपने बच्चों के साथ आती हैं, तो ये सब होना तो सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ पे चौकी होती है, जागरण होता है माता का, भक्ति होती है, कीर्तन होता है, जाप करते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। आरती जी, आपकी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 2002 में राधे माँ ने फगवाड़ा के अंदर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी और ये कहा था कि मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसके बाद 2009 में इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तब भी वहां बहुत बड़ा विवाद हुआ था। और जब ये महामंडलेश्वर बनी थी तब भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उस समय पर तो मेरे साथ डिबेट में स्वयं डॉली बिंद्रा, मक्कड़ साहब, एड गुरु और साथ में और भी बहुत सारे फिल्म स्टार थे, लेकिन उस समय भी ये विवाद हुआ था। तो 2002 से लगातार विवाद चल रहा है और आप कह रही हैं कि 10 साल से मैं इनके साथ हूं। तो ये विवादों की जो लिस्ट है, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? जो इन्होंने वहां पर माफी मांगी थी, क्या वो सही थी जो वीडियो सामने आया? आप हमेशा टीवी चैनल पर यही कहती है कि मैं 10 साल से उनके साथ हूं, 10 साल से उनके साथ हूं, लेकिन कितनी बार टीवी पे विवाद आ चुका है इनका। हमेशा लगातार जब भी कोई विवाद होता है तो माफी मांग लेती हैं या कहीं ना कहीं इस विवाद को थमा दिया जाता है। तो आप जरा बताएंगे कि क्यों ये विवादों की इतनी लंबी लिस्ट इनके साथ जुड़ी हुई है, अगर ये कहीं विवाद। ठीक है रावत साहब, सवाल क्लियर है। आरती। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमने पिछले इन दिनों में देखा है कि राधे माँ पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई में सपोर्ट दे रही हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आई बिलीव इन द लॉ ऑफ द लैंड। नहीं, सवाल ये नहीं है। एक मिनट रावत साहब, सवाल एक मिनट संक्षेप में। रावत साहब एक मिनट रुकिए। जो आरती सीधा, एक मिनट आरती आप भी रुकिए, का काम है ढूंढने को। एक मिनट आरती, प्रश्न ये नहीं था। आरती, प्रश्न ये है, क्या वजह है एक के बाद एक राधे माँ पर आरोप लग रहे हैं? ये सीधा सवाल है, इसका सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब यही हो सकता है, जो मुझे लगता है कि ये कोई साजिश है जो रची जा रही है, जिसका मुझे अभी तक अंडरस्टैंडिंग राधे माँ ऐसा कह रही है, राधे माँ ऐसा कहती है, राधे माँ ऐसा कह रही है। मैं यही बोल सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी सेक्स स्कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है इस तरीके से, 1 रुपया चार्ज नहीं होता है ये। और आप जो ये आरोप लगा रहे हैं उनकी भी जांच कीजिए कि ये लोग कौन है जो आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। जो लोग देखिए ऐसा है, वीडियो है, थोड़ा देखिए इसको कानूनी तौर पर भी समझते हैं। एक मिनट आरती, रावत साहब बोलते रहेंगे तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। एक मिनट रुकिए आरती, उसे भी देखिए। आरती एक मिनट, भी जांच होनी चाहिए। एक मिनट आरती, हाँ आपकी बात सुनी। देखिए आबाजी एक मिनट, बात से भटक रही है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, 2002 में पहला वीडियो आया था जिसमें इन्होंने माफी मांगी थी भीड़ के सामने और ये कहा था मैं अभी आज के बाद कभी ऐसे गलत काम नहीं करूंगी। और वो वीडियो कितनी बार टीवी पे चल चुका है, बाकी तो लिस्ट लंबी है। आरती जी बताइए, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि वो वीडियो का जो राज है, जो आपने भी सुना है और आप 10 साल से वहां पर हैं, क्या वो वीडियो गलत है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि उस वक्त फगवाड़ा में मैं नहीं थी, लेकिन जो मुझे उस स्टोरी के बारे में मालूम है तो वहाँ पे एक वायलेंस और एक क्राउड का प्रॉब्लम आ सकती थी और उस क्राउड को शांत रखने के लिए देवी माँ ने माफ़ी मांगी, लेकिन उनका और माफ़ी का कोई मायना नहीं था। सिर्फ पब्लिक को शांत रखने के लिए, संयम बनाने के लिए वो उन्होंने उस दिन ऐसा बोला।
चलिए, उन्होंने उस वीडियो में साफ साफ कहा है कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और दोबारा इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी फगवाड़ा नहीं आऊंगी। ठीक है, चलिए, वीडियो को अगर आप देखें तो यही वीडियो। चलिए, रावत साहब जो कह रहे हैं वो भी, रावत साहब जो कह रहे हैं वो भी एक आरोप है, वो भी एक आरोप है, उसकी सच्चाई की भी जांच होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा कानूनी तौर पर भी मामले को समझें। आभा जी हैं, वकील भी हैं, आभा जी बेहतर समझा पाएंगी। आभा जी, ये राधे माँ के खिलाफ एक के बाद एक मामले आना, ये क्या बताता है? मतलब बिना सच्चाई के क्या कोई उनके पीछे लगा हुआ है, जैसा आरती कह रही है या राधे माँ समर्थक कहते हैं, साजिश हो रही है, या फिर वो वाकई में इतनी गंभीर परेशानियां पैदा कर रही हैं कि उनका खुलासा होना बहुत जरूरी है, जांच होना बहुत जरूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग धर्म की आड़ में एकदम पाखंड कर देते हैं। भोले भाले पुरुषों को और स्त्रियों को अपना भक्त बना लेते हैं, उनकी पूरी ज़मीन जायदाद ले लेते हैं ट्रस्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे। और अगर राधे माँ पे देखिए, जो पहली FIR ऑर्डर हुई थी वो पुलिस ने नहीं की थी। जो निकी गुप्ता थी वो पुलिस में गई, लेकिन वहाँ पे राधे माँ के और ये जो उनके ग्लोबल एडवर्टाइजिंग के जो लोग थे, उनका इतना कंट्रोल था कि FIR नहीं हुई। फिर कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके जब उन्होंने अपने पक्ष को सामने रखा, तब 498A का डाउरी हैरेसमेंट की पहली FIR राधे माँ के खिलाफ रजिस्टर की गई। अभी दूसरी गुजरात से आ रही है कि जहां पे उस पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, इन्होंने उनको इंस्टिगेट किया, तो उसमें भी इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और साथ ही साथ धर्म का एक सुपरस्टिशन फैलाना, वो खुद में जो है महाराष्ट्र में एक एंटी सुपरस्टिशन लॉ है, उसके तहत भी राधे माँ पे मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म के नाम पे लोगों को भटका के उनकी जमीन जायदाद ले रहे हैं। लेकिन इनमें बहुत सी, डॉली बिंद्रा का कहना है कि ये सेक्स का भी, आभा जी, अभी इनमें पुष्टि होना भी जरूरी है। ये आरोप लगते रहे हैं। नहीं, पुष्टि देखिए, कोर्ट ऑर्डर 498A की FIR तब करेगा जब मैजिस्ट्रेट सारे फैक्ट से सेटिस्फाइड हो गया था। मैजिस्ट्रेट ने पूरे पक्षों को सुन के तब पुलिस को ऑर्डर किया कि आप FIR लिखिए। तो ये कहना कि तब पुष्टि होनी चाहिए, तो बिना एविडेंस के, बिना उसके ये FIR नहीं होती। लेकिन पुलिस अभी भी देखिए गोल गोल गेम खेल रही है। अभी तक उन्होंने इसमें ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और शायद इसीलिए हाई कोर्ट ने नाराज होकर 2 हफ्ते का टाइम दिया है मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस का हम रोल देख रहे हैं बाकी केसेस में भी, इंद्रानी मुखर्जी में, बाकियों में, कि मुंबई पुलिस सही नहीं उतर रही है और कहीं करप्शन एक बड़ा गेम खेल रहा है। और जैसे इनके ट्रस्ट में करोड़ों रुपए आए हैं, तो ये करोड़ों रुपए बांट के अपने को निकल सकती हैं, अपने को बचा सकती हैं। ठीक है, मुन्ना शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, अभी क्या आपको लगता है कि राधे माँ को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी सफाई रखना चाहिए, या फिर उनका चुप रहना इन आरोपों में और गंभीरता और वजन लाता है? देखिए, सफाई देने में कोई बुराई नहीं है। अगर प्रश्न किया जाए तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं है। लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए रोज नए नए कंप्लेन लिख रहे हैं, कोई पुलिस के पास, कोई BMC के पास, कोई अन्य एजेंसियों में। ये केवल लोगों का प्रोपगंडा एक है कि वो उनको लोग जाने, वो पॉपुलर हो जाएं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है? इसलिए कह रहा हूँ कि ये कई शिकायत लोगों ने दी है, पुलिस ने जांच की, लेकिन अभी तक राधे माँ के खिलाफ कोई पुलिस जांच नहीं कर रही। ये भी एक अभी तक कोर्ट ने फटकार लगाई बकायदा पुलिस को कि आप जांच करिए और जल्दी से बताइए। मुंबई पुलिस पूरी तत्परता से जांच कर रही है, और अभी तक कोई प्रमाण मिला नहीं राधे माँ के खिलाफ कि पुलिस FIR करे। इस देश में एक फैशन हो गया है, इस देश में एक फैशन हो गया है कि लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जब पुलिस में कंप्लेन करने के बाद कुछ दिनों के बाद CBI जांच की मांग होती है, CBI जांच की मांग होने के बाद न्यायिक आयोग की मांग होती है, उसके बाद फिर मांग होने लगता है कि सिटिंग जज से जांच हो। तो ये तो एक फैशन हो गया है। लेकिन मुंबई पुलिस ठीक जांच कर रही है, और अगर राधे माँ दोषी हैं तो उन पर मुंबई पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, और कोई भी अपराधी हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या चुपचाप बैठ के सुनते रहना? उन्हें मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, साजिश क्यों करने दे रहे हैं? देखिए, अगर किन्हीं की कोई आपत्ति है, कोई शिकायत है, तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन केवल शिकायत करने से
कोई आदमी अपराधी नहीं हो जाता है। लेकिन आप केवल बिल्कुल ज्योतिष की तरह जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम किसी नेता से बात कर रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं हुआ आपका। आपने तो फैसला ही सुना दिया कि दिल्ली पुलिस या बॉम्बे पुलिस कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करेगी और जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अरे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो एक के बाद एक, डॉली बिंद्रा के बाद एक नया शख्स सामने आया जा रहा है, लेकिन राधे माँ कुछ क्यों नहीं बोल रही? अभी आप आरती को ही देख लीजिए, आरती ने कितनी जल्दी जवाब दिया कि फावड़ा जो भी हुआ पंजाब के अंदर, उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कि वहां पर अफरा तफरी ना मच जाए, उन्होंने माफी मांग ली। अरे भाई यही चीज पूरे देश में हो रही है। वहां पंजाब के छोटे से इतना बड़ा मुद्दा कोई आपके ऊपर उंगली उठाए चला जा रहा है। अब आरती उन्हें 10 साल से जानती है। आरती, आपको एक बात मैं कहना चाहूंगी, दुश्मनी करो, जम के करो, पर इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। मेरा बच्चा, वापस आने का रास्ता रखो। ये जो तुम बार बार 10 साल से हूं मैं जानती हूं, मुझे तो लग रहा है अगला केस कहीं तुम पर ही ना हो जाए, लोग तुमसे ही ना सवाल पूछने लगे कि इतना डीपली आप उनको कैसे जानती थी। क्योंकि आरोप तो बहन उनके पास आज नहीं तो कल साबित होंगे ही होंगे। तब आप अपने आप को बचाएंगे कैसे? जो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप ये बोल रही है मैं 10 साल से जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आरोप साबित हो जाएंगे, आरती तुम खुद को कैसे बचाओगे? सबसे पहले इसके बारे में वापस आने का रास्ता सोचा है तुमने? और दूसरी बात है, मुझे आप अपनी एडवाइस ना मैंने एडवाइस दी कब है आपको? मैंने क्वेश्चन किया आपसे, मैं एडवाइस आपको देना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं आपको अपनी एडवाइस के लायक ही नहीं समझती। क्योंकि मैं समझती हूँ जो राधे माँ के समझ रहते हैं वो लोग एडवाइस के लायक ही नहीं है, अंधे हो चुके हैं वो लोग। एक्चुअली आपको डॉक्टरी जांच पड़ताल की जरूरत है, किसी ज्योतिष एडवाइस की जरूरत नहीं है। आप मानसिक परेशानी से घूम रहे हैं, आपको किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है। यहाँ बात देश की हो रही है, यहाँ बात धर्म की हो रही है, यहाँ बात धर्म की है। नहीं आरती, आप मुझे एक बात बताओ, अभी भीड़ जो है पंजाब में नहीं है, पूरे देश में, पूरे दुनिया देख रही है राधे माँ का ये हाल। आपकी राधे माँ जवाब क्यों नहीं देती? अभी देश की बीमारी नहीं बोल सकती है क्योंकि आप मुझे नहीं जानती हैं। मैं आपको जानना भी नहीं चाहती, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ आप में। यहाँ बात मेरी आपकी नहीं है दोस्त, यहाँ धर्म की बात है। बात वो करो जो लोगों को समझ में आए। अपने शब्द वापस लीजिए कि मैं 10 साल से जानती हूँ, उन्होंने ये कर लिया। आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैं अपने शब्द कोई भी वापस नहीं लूंगी क्योंकि मैंने कोई भी शब्द ऐसे नहीं किए। शब्द वापस अगर यहाँ पर किसी को लेने की जरूरत है तो सिर्फ राधे माँ को, और डिबेट में सही बात भी सुननी पड़ेगी आपको और गलत बात भी। आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि आपकी राधे माँ सामने क्यों नहीं आती? आज अगर आप अपने घर की मेड को ये बोल देते हैं कि यहाँ कचरा पड़ा है, झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाई, वो झाड़ू आपके मुंह पे मारती है और बोलती है कल से दूसरी को बुला लेना। आपकी राधे माँ के ऊपर एक से बढ़कर एक आरोप लग रहा है और वो बिल्कुल चुप है। उल्टा वो ये कहती है, आपने पिछले एपिसोड में कहा था, क्या कहा था आपने? मैं माफ कर दूंगी। अभी तो भगवान उन्हें माफ नहीं कर पाएगा, पब्लिक उनसे जवाब पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही, वो सामने क्यों नहीं आती, वो आप कब तक जवाब देती रहेंगी? आपकी जगह ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राधे माँ सामने क्यों नहीं आती आरती? वो उनकी इच्छा है, वो उनकी फ्रीडम है। मैं कौन हूं अपने गुरु को? ये कैसा जवाब हुआ? अभी फगवाड़ा में आपने कहा, बड़ी सहजता से आपने बात कही कि लोगों को शांत करने के लिए, लोगों में कोई गलत इंप्रेशन ना जाए, आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि उन्होंने आकर माफी मांग ली सार्वजनिक रूप से। अभी सार्वजनिक रूप से भी नहीं मांगना है, कैमरे पर वो बात कर सकती हैं, किसी अपना कोई एक लिखित में। अरे आप बात कर लीजिए। जिन लोगों ने जिन लोगों ने उनके खिलाफ डेफेमेटरी चीजें बोली हैं, उनके खिलाफ नोटिसेस भेजे गए हैं। लॉ वो बोल रही हैं कि उन्हें कानून में विश्वास है, पुलिस में विश्वास है। आपसे बात करती है राधे माँ, आप इतना डिफेंड करती है। मैं देख रहा हूँ आरती अलग अलग मंचों पे 2009 में भी लग चुके हैं। एक मिनट रावत जी, राखी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरती मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस प्रकार के आरोप तो पहले भी लग चुके हैं। राधे माँ के ऊपर इस प्रकार के पहले वीडियो भी वायरल हुए थे कि वो क्रीम से मालिश करवाती हैं, सेक्सुअल एब्यूज के आरोप 2009 में भी लगे थे, 2012 में भी लगे थे, और वो वीडियो शायद अभी टीवी चैनल पे होंगे। तो उनके बारे में उस समय तो आप थी नहीं, उस समय तो इनके सपोर्ट में डॉली बिंद्रा, पहला कक्कड़ और अमिता नागिया थी, जिनसे मेरी डिबेट हुई थी। एक मिनट, अब जरा एक जब आप लोग बोल रहे हैं ना, इस पर मैं आरती चाहूंगा आप थोड़ा सोचिए भी, इस पर जरूर जवाब चाहेंगे कि क्या राधे माँ कुछ आप लोगों से कहती हैं जो आप हर मंच पर जाकर उनको डिफेंड करते हैं। और मैं बहुत सराहना करता हूं आप लोगों के साहस की कि इतने गंभीर आरोपों के बाद आप लोग मजबूती से आकर राधे माँ की बात को रखते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी उन्होंने मेरी एक बात सुनिए प्रवीण जी, मैं बताना चाहता हूं, राधे माँ के जो साथ उनके सपोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो इतने अप टू डेट रहते हैं कि उनको एक एक चीज की जानकारी दी जाती है कि आप टीवी के ऊपर ये बोलिए और टीवी के ऊपर वो ये बोलिए। आप देखिए इतने अपडेट किए जाते हैं। मतलब आपकी अगर इस बात को मानूं तो क्या आरती मैं आपकी बातों को राधे माँ की बात मान सकता हूं? मोबाइल, अब रावत जी की मैं ये रिप्लाई दे सकती हूँ, मेरा मोबाइल मेरे पास में ही पड़ा हुआ है,
मेरा मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लीजिए, उसमें कॉल लॉग देख लीजिए। पूरे देश ने देखा था रावत जी जो बोल रहे हैं, रावत जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे बगल में ओम जी बैठे थे और शो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे मेरी मुन्ना जी के साथ डिबेट चल रही थी और मुन्ना जी इतने अपडेट थे वहां पर, मेरे दोस्त थे वो। पूछ लेते ना उनसे, वो यहाँ पे क्या आप एक मिनट आरती रुकिए, रावत साहब एक मिनट रावत साहब, छोड़ दीजिए इन बातों रावत को। साहब एक मिनट, आरती ना ये आप लोगों का तरह से हमला करें, ये पर्सनल बताने कम्युनिकेशन वालों नहीं को। है। एक मिनट और रुकिए, उसका ही अंजाम था जो यहाँ टीवी चैनल पर मारपीट हुई थी। हाँ रुक जाइए एक मिनट रावत साहब, वही एक परिणाम था। रावत साहब एक मिनट, क्या ये बात सही है कि आप अपडेट रहते हैं या आपकी कभी बात होती है राधे माँ से? देखिए ये तो स्वाभाविक प्रवीण बात जी, है। एक मिनट आरती, मोबाइल आरती मेरे मुन्ना पास जी, नहीं मुन्ना पड़ा जी, है। आपके अलावा मुन्ना शर्मा जी भी हैं, वो भी समर्थन करते रहते हैं देखिए राधे ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर चर्चा किसी व्यक्ति के बारे में चल रहा है और किसी पर आरोप लगाया जा रहा है बार बार और रोज रोज, तो ये तो जानकारी उनसे लेनी पड़ेगी कि जो आरोप आप पर है क्या सही क्या है। कह रही है राधे माँ ने कुछ कहा है आपसे? देखिए बिना उनसे जानकारी लिए तो कैसे हम जवाब दे सकते हैं कि आरोप सही है या गलत है। ये तो उनसे पूछना ही पड़ेगा, ये तो जानकारी लेना ही पड़ेगा उनसे। देखिए यहाँ पर रोज आरोप लगते हैं, कभी तो है कि बाउंड्री बन गई, कभी है वो आपके माध्यम से क्यों सीधा क्यों नहीं आती पब्लिक के देखिए साथ आप क्यों नहीं अखिल मिलती? भारतीय हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी, एक बहुत जिम्मेदार पद पर आप बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राधे माँ से बात करके आप कोई बात कहते हैं का मतलब, मैं ये भी मान सकता हूँ कि आप राधे माँ जो कह रही है वही बात आप कह रहे हैं। राधे माँ से बात करने की बात नहीं है, लेकिन जो आरोप लगते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले महंत नवल किशोर जी भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। जब आप ये सब लोग बोल रहे हैं तो राधे माँ की कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं, एक तस्वीर आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, संत का आप भी एक वेशभूषा में, संत की ये वेशभूषा ठीक है या इससे कोई दिक्कत नहीं है, या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए संत की एक मर्यादा होती है, उसका एक भेष होता है, उसका भाव होता है, उस मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये उल्लंघन है संत का समग्र जीवन, ये जो तस्वीरें ये उल्लंघन है उस मर्यादा का? नहीं, मैं तो मानता ही नहीं कि राधे माँ किसी परंपरा को अनुसरण करती हैं। इस उनको संत नहीं मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ, कोई समाज नहीं मानेगा। समाज का देखिए साधु का पूरा जीवन समाज के लिए अनुकरणीय अनुसरणीय होना चाहिए, उसकी वाणी में एक वजन होना चाहिए, एक पारदर्शिता होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी। इस भेष की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। उसके जीवन में स्वच्छता पवित्रता होना ही चाहिए, साधु के अंदर जो हो वही बाहर हो, और साधु का पूरा जीवन पारदर्शी होना चाहिए। हमारा वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी भेष, हमारा भाव समाज के लिए अनुकरणीय हो, हमारे धर्म को प्रतिपादित करने वाला हो। इसका उल्लंघन जो भी करता है वो साधु तो नहीं हो सकता, बाकी क्या भगवान जाने। देखिए एक मिनट राखी, संतों की भी एक मर्यादा होती है और संतों का एक समाज है, संतों पर बड़ा भरोसा आम लोग करते हैं। वो तमाम दर्शक जो अभी इस चर्चा को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो जो संत इकट्ठा हुए अभी नासिक में, जहां आप भी थे महन जी, और बड़े बड़े लोग थे, और जैसा अभी रावत जी ने बीच में एक सवाल भी उठाया, महामंडलेश्वर तक की उपाधि दे दी गई थी, तो क्या संतों ने इस पर विचार किया कि गंभीर मसला है, कौन संत बने, और अगर कोई संत, अगर कोई स्वयंभू संत बन रहा है तो संत समाज के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों की आस्था के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक। कई गंभीर आरोप हैं जो राधे मां पर लगते रहे हैं। महंत नवल किशोर जी कहते हैं कि इस तरह का आचरण करने वाले, इस तरह से रहने वाले लोगों को संत श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। आरती जो कि भक्त हैं राधे माँ की, और मुन्ना शर्मा जी जो समर्थक है राधे माँ के, दोनों कह रहे हैं कि ये राधे माँ के खिलाफ साजिश है। आबा जी ने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ये मामला खतरनाक बन सकता है। रावत साहब ने कई गंभीर बातें कही हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये आरोप बिना आधार के नहीं लगे हैं। और मैं चाहूँगा राखी, अभी आपने क्योंकि कई चर्चाओं में हिस्सा लिया और जैसे अपडेट रहते हैं मुन्ना जी, राधे माँ के एंटी जो चीजें होती हैं उससे आप भी अपडेट रहती हैं, ये बात भी सही है। राधे माँ के ऊपर आरोप जो लगे हैं उनका कोई धरातल है, वो मजबूत है, उसका कोई आधार है, इस पर अपनी बात पुरजोर तरीके से आप कैसे रखेंगी? सबसे पहले आपकी एक बात का जवाब दे दूं प्रवीण जी, मैं राधे माँ के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं तो राधे माँ की भक्त बन जाऊंगी, उनके पैरों में गिर जाऊंगी। नेशनल चैनल पर बैठ के बोल रही हूँ, मेरे को अपने माँ होने का प्रमाण चाहिए। वो ये बोलती हैं उनमें चमत्कार है, वो ये आरती जी बोलती हैं उन्होंने अस्थमा ठीक किया। मैंने लास्ट शो में बोला था कि डेंगू फैला हुआ है दिल्ली में, वो आए, वो किसी की तो सुने, सामने तो आए, वार्तालाप तो करे, बैठ के बात तो करे। अभी प्रवीण जी 4 दिन पहले आपके IBN 7 पे एक शो चल रहा था, रहस्य भरी एक रात,
रात। इसमें आप मथुरा का एक प्रोग्राम दिखा रहे थे जिसमें श्री कृष्ण भगवान रात में एक मंदिर में आते हैं और दातुन इस्तेमाल कर लेते हैं और उनका लोटा जो होता है वो पानी का वो खाली होता है, रात को भर के रख देते हैं। मेरा 10 साल का बेटा मेरे साथ सो रहा था, उसने वो ये प्रोग्राम लेटा लेटा मेरे साथ देख रहा था, बोला मम्मी आज भगवान को भी अपने प्रमाण देने पड़ते हैं अपने होने का। रात को लोगों ने उन्हें देखा कि ये सब चीजें रखी गई और सुबह उठकर जब दरवाजा खोला तो सारे भक्त 4 बजे, यहां तक कि आपके रिपोर्टर भी 4 बजे वहां इंतजार कर रहे थे, दरवाजा खुला तो बीड़ा खाया हुआ था सबका। भगवान को अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है और लोगों ने श्री कृष्ण राधे राधे करना जाप शुरू कर दिया। तो आपकी राधे माँ को तो इंसान होकर प्रमाण देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान महान हो सकता है, भगवान नहीं। ये प्रमाण पे आरती भी पहले भी जवाब दे चुकी हैं। आरती कहेंगे उनके पास उनके निजी अनुभव है, निजी प्रमाण है, लेकिन नहीं, मुझे एक और चीज बतानी, आज मुझे एक और चीज बताने की इच्छा है। बोलिए। जब मेरे हस्बैंड राधे माँ को मिले थे तो उनके 5 मिनट ही मिलने के बाद उनके अंदर ऐसी एक शक्ति उन्होंने फील करी कि 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने नॉनवेज अपने लाइफ से छोड़ दिया। आज कितने साल हो गए उन्होंने नॉनवेज टच नहीं किया। ऐसी बहुत सारी भारतीय महिलाएं हैं जो शादी से पहले नॉनवेज खाती हैं और शादी के बाद नहीं खाती। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। इसमें राधे माँ का कहीं भी बड़ा होने का कोई भी चीज नहीं दिखती कि आप किसी से मिले। लोग तो ये भी कहते हैं, आप अगर सैफ अली खान की बात करें कि करीना से शादी करने के बाद सैफ अली खान मुस्लिम फैमिली से होते हुए भी नॉनवेज नहीं खाते, तो आप कहना चाह रही कि करीना में कोई शक्ति है? बेकार की बातें मत कीजिए, प्रमाण वाली बातें कीजिए। या मैं अपनी पर्सनल बात नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ दुनिया पूछ रही है, देश का सवाल है, धर्म का सवाल है। तो आप कहाँ है आपकी राधे माँ, क्यों नहीं देती जवाब? आप प्रवीण जी के पीछे राधे माँ की तस्वीर देख पा रही है काले कपड़ों में, इसे साधु कहते हैं? ऐसे कपड़े पहनते हैं साधु? ऐसी होती है माँ? क्या हम अपने घर की देश की लोग ऐसे समझते हैं? आते हैं तो आप उनसे पैसे चार्ज करती हैं? बिल्कुल पैसे चार्ज करती हमारी राधे माँ तो चार्ज नहीं करती आपकी राधे माँ बिना पैसे चार्ज करे इतना सारा कुछ बना चुकी है। कभी उनका बंगला वेद बना हुआ है, ठीक है, मेरे 7th फ्लोर का घर नहीं है, मेरा छोटा सा 2 बेडरूम का घर है। आप बाकी 1 मिनट चुप रहिए। मैं एक बार आरती जी से पूछना चाहता हूं कि ये कह रही है कि हमारी माँ बिल्कुल चार्ज नहीं करती, तो 1000 करोड़ की मालकिन कैसे हो गई पिछले 10 साल में? ये पैसा कहां से आया? आप बता सकती हैं उनके पैसे जाके काउंट किए? दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है। जो मीडिया रिपोर्ट बोल रहा है ये गलत है क्या? जो बंगले दिखाई दे रहे हैं ये गलत है क्या? ये जो गाड़ियों में घूम रही है किसकी है? चलिए ठीक है, समाज सेवा कैसे करती है? सोशल वर्क के लिए पैसा कहां से आता है? यही जवाब दे दीजिए। सोशल वर्क के लिए पैसा कहां से आता है? ये किसकी है? तो ये तो आप बिल्कुल आपको ये कैसे पता 1000 करोड़ है? आप चलिए मैं कहती हूँ 1 करोड़ है, कहाँ से आया बिना चार्ज करे? इतनी बड़ी बड़ी चौकियां कैसे होती है ये बता दीजिए। लेकिन ये जो 1.5-2 करोड़ की जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो आपके बारे में दुनिया को पता होता है, जानकारी की जरूरत नहीं होती है। सोने का त्रिशूल हाथ में पकड़ने से कोई साधु नहीं होता बहना। और दूसरी बात, एक बात हमेशा समझो, आप जब पब्लिक फिगर होते हो तो आप क्या खा रहे होते हो, लोग ये जानकारी भी रखना चाहते हैं। इतनी नॉलेज तो आरती तुम्हें जरूर होगी। देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि देवी माँ, राधे माँ बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पॉजिटिव है। माँ बोल रही हो यही तो बहुत है, बर्दाश्त नहीं कर उससे तो बहुत देवी बोल रहा है। पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न करी है और जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। क्या बरस के बंगला ऊपर से आ गया कहीं से? क्या गाड़ियां इनके ऊपर बरस के आई हैं क्या? और आज मेरे पास ये प्रश्न उठता रहा है, ये प्रश्न उठता रहा है और ये प्रश्न एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे दिखानी है या नहीं, मुझे परमिशन लेनी है। प्रवीण जी मेरी एक बात सुनिए। प्रवीण जी इनको चुप करिए पहले। ये प्रश्न मैंने संजीव गुप्ता और टल्ली बाबा से पूछा था कि इनके पास ये गाड़ियां और ये बंगले कहां से आए, तो संजीव गुप्ता कहते हैं कि मेरी गाड़ी और मेरे बंगले हैं, जब उनके ऊपर नेम प्लेट राधे माँ के बच्चों की लगी हुई है। और आरती यहां कुछ और ही गाना गा रही हैं, वो कह रही है वो पैसा ही नहीं लेती। और उनके जो सचिव हैं संजीव गुप्ता वो कहते हैं कि मैंने दे रखी है। ये क्या झोल झाल है? यहाँ कोई क्लियरिटी तो बता नहीं रहा। वो जबकि उनके बंगले पे नाम लिखा हुआ है उनके बच्चों का, और संजीव गुप्ता टल्ली बाबा बोलते हैं हमारी गाड़ियां हैं। आरती कुछ कहना चाहती हैं इस पर? देखिए, जब से मैं जा रही हूं तो वहां पे जहां भी चौकी होती है वहां पे 1 रुपया भी नहीं लगाया जाता है, ना कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है। और वहां पे लंगर लगाया जाता है सब लोगों के लिए। बाकी उनके बच्चों के नाम पे घर है तो उसमें क्या आपत्ति है? जो राधे माँ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने बंगले हैं, उनके नाम की प्लेट लगी हुई है, वहां पर उनके कागज हो रखे हैं गवर्नमेंट में, ये कहां से आया है पैसा?
देखिए तो यहाँ ये पे तो मैं मैं भी कह बताना रही हूँ चाहूंगी कि कि जांच ये होनी एक बहुत चाहिए। अच्छी साजिश है जांच मनी होएगी लॉन्ड्रिंग तो अपने की। आप लोग सच जो आ है ये जाएगा। लोग चैरिटी के नाम पे करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं और ये एक मनी लॉन्ड्रिंग है। बड़े बड़े नेता वहां पे आते हैं, राधे माँ को डिफेंड भी कर रहे हैं कई नेता। इन लोग की सब ब्लैक मनी आ जाती है जिसको ये लोग ट्रस्ट के नाम पे, चंदे के नाम ये भी पे वाइट आबादी कर देते हैं। इस सब पे राधे माँ एक इसको हम ऑर्डिनरी किस महिला आधार थी पर जो बोल कपड़े रहे हैं? सिलती थी, लेकिन उनको एक मीडिया पैकेज जब तक करके मैंने सारी देखा होर्डिंग्स है में मुंबई राधे में माँ, लगा के एक मिनट ये आरती, माँ का आरती लफाफा आप भी फैला बोलती दिया गया। रहेंगी, देखिए, आप पाखंड आरती वाला आप भी सारा बोलती चल रहा रहेंगी, है। कैसे बात ब्लैक बनेगी? मनी को वाइट लोगों करने को का दे एक रही ये हैं। बिजनेस है। एक और मिनट। लोगों के ऊपर देखिए लुटा ये रही ब्लैक हैं मनी जाके। एक मिनट आबाजी, आबाजी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सबको पैसा दे देती मैं चाहूंगा है, दोनों कुछ की भी आवाज को अपने बंद किया पास जाए। नहीं रखती एक है। मिनट, मैंने एक मिनट। बहुत सालों से देखा है। आरती, आबाजी और आरती, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात को कैसे सुन पाएंगे? आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आरती जरा शांत रहिए, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद में अपनी बात कहिए। आबाजी, आपने राधे माँ जो भी बातें कही, ऐसा होता है, हमने कई मामलों में देखा है, लेकिन राधे माँ ऐसा कर रही हैं, ये किस आधार पर कह दिया जाए? देखिए चैरिटी कमिश्नर को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ये पैसा कहां से आया। नहीं तो एक कपड़ा सिलने वाली महिला पंजाब की मुंबई में आके करोड़ों की मालकिन बन जाती है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में उसके फोटो लगा दिए जाते हैं और लोगों को धर्म के नाम पे, सुपरस्टिशन के नाम पे ठगा जा रहा है। इस पाखंड को जो है चैरिटी कमिश्नर को पुलिस के अलावा इंक्वायरी करनी चाहिए और ये एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक इसका केस बनना चाहिए। साथ ही साथ सेक्स रैकेट भी जो चल रहा है, जिसको डॉली बिंद्रा भी बार बार कंप्लेन कर रही है, उसकी भी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। आरती, जैसे आप समर्थक हैं, ऐसे ही कई समर्थकों ने, चाहे वो गुप्ता परिवार से रहे हों, चाहे वो डॉली बिंद्रा जिनका बार बार जिक्र होता है, या ऐसे कई समर्थक जो पहले राधे माँ के साथ आप ही की तरह खड़े थे, आज वही आरोप लगाते हैं या उनके कहने पर ही ये सारी बातें सामने आई है। आपको मान लिया जाए, उनको झुटला दिया जाए, ये बात कैसे हजम हो? प्रवीण जी, मैं तो यही कहती हूँ कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए, सच बाहर आना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं कह रही हूँ कि राधे माँ सच है, राधे माँ साफ है, और जो भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, उनकी सच्चाई भी चेक होनी चाहिए। हो जाते हैं और ये तो क्या साजिश है इसके पीछे, वो साजिश भी एक्सपोज होनी चाहिए। ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं इनके ऊपर, अगर ये कोर्ट में या पुलिस में प्रूव हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगी? फिर आपके जो सपोर्टिंग जो मैं माफी मांगूंगी, मैं माफी मांगूंगी, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये देखिए बड़ी गंभीर बात है, ये बड़ी गंभीर बात है आरती जो आप कह रही हैं। क्या आप इतनी जिम्मेदारी से सारी बातें ये सोचकर बोल दे रही हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं माफी मांग लूंगी और जनता आपको माफ कर देगी? आपने चमत्कारों की बात कह दी, आपने राधे माँ की ताकत की बात कह दी, आपने लोगों की श्रद्धा आस्था जगा दी, उसके बाद आप कह रही हैं कि अगर कुछ गड़बड़ निकला तो मैं माफी मांग लूंगी। तो मैं माफी मांग लूंगी। और मैं क्या कर सकती हूं? नहीं तो आप फिर आपको ये बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, या तो आप इतनी जिम्मेदारी से बोले कि कुछ गड़बड़ होगी। मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे यही पता है, मुझे यही दृढ़ वो है, फेथ है कि मेरी माँ सच है, कुछ भी नहीं है, और ये जितने भी झूठे आरोप हैं ये झूठ ही से धोएंगे। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। सुन के डायलॉग ठीक है शर्मा जी, आपकी बात होती है, एक मिनट आबाद साहब, आपकी बात होती है, आप अपडेटेड रहते हैं, आपने कहा सारी जानकारी लेते हैं। क्या सिर्फ उनके कहे पर आप जानकारी को सत्य मान लेते हैं, या आपके मन में भी उनकी बातों में कोई सच्चाई है के लिए कोई आधार बनाया आपने, या बस क्योंकि राधे माँ बोल रही है, उनकी तरफ से बात आ रही है, इसलिए आपने बात को मान लिया? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो है कि यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है, कोई आरोप लगाता है, तो जिस पर आरोप लगाया जाता है उससे जानकारी लेना जरूरी होता है कि इसमें फैक्ट क्या है, वो जानकारी लिया जाता है। दूसरी बात है कि हम स्वयं भी बोलने दीजिए, रावत जी बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला था। रावत जी आप चला चुप तो रहिए। इसलिए चाहता हूँ आप हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट, रावत जी आप चुप तो रहिए। महामंडलेश्वर बनाया गया था और जब हटाया गया था उस समय की आपने जानकारी ली थी क्या कि हे राधे माँ आपको क्यों हटाया गया है? हमसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रावत साहब आपका सवाल हो गया, जवाब दीजिए। देखिए, हमें हर चीज की जानकारी है।
आखिर उसमें कोई संत की योग्यता नहीं थी तो उनको अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर कैसे बनाया गया? हटा भी तो ये तो दिया गया ना, फिर अयोग्य भी घोषित कर दिया। कोई भी अखाड़ा, देखिए किसी भी अखाड़े में इतनी अव्यवस्था नहीं है। रावत जी सुन लीजिए, 1 मिनट रावत साहब। रावत जी सुन लीजिए, किसी भी अखाड़े में इतनी अव्यवस्था नहीं होती है कि बिना जांचे परखे किसी व्यक्ति को महामंडलेश्वर जैसा पद दे दिया जाए। नहीं, हटा भी तो दिया राधे गया ना, माँ को दिया गया, ठीक है, हटा लिया गया, वो बात उसके बाद अलग है। आपके दिमाग में आया कि क्यों इनको हटाया गया? हटाया क्यों गया मैं बताता हूँ। इसलिए हटाया गया कि जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, जब कंट्रोवर्सी बना तो अखाड़े ने सोचा कि इस कंट्रोवर्सी में हम क्यों पड़े, इसलिए हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन जिस समय बनाया गया था उनमें संत का गुण था, तभी तो अखाड़े ने बनाया। बड़े बड़े संतों के साथ कई बातें और कई आरोप और कई कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, लेकिन उनका संतत्व खत्म नहीं होता। ऐसे बहुत से उदाहरण जिसको मैं इस मंच पे अभी रखना नहीं चाहता, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। फिर मैं महंत जी से इस पर बात करूंगा, क्योंकि वो अखाड़ों से जुड़े हुए अभी नासिक कुंभ में भी थे, तो वहां क्या इन चीजों पर चर्चा होती है कि धर्म को धंधा बना लिया गया है। राधे माँ पर जो आरोप लगे हैं उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। उनके समर्थक या उनके अगेंस्ट बोलने वाले तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस बीच में महंत जी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जैसा आभा जी ने भी जिक्र किया अभी कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, एक बिजनेस की तरह हो गया है। और ये सिर्फ राधे माँ नहीं, हम हर जगह पर देख रहे हैं कि कई इस तरह के बिजनेस की तरह धर्म को या आस्था को डेवलप किया जा रहा है। आप लोग क्या करते हैं जब नासिक में मिलते हैं सारे संत लोग, क्या करते हैं आप लोग? बात देखिए, कुंभ में बैठ करके हर प्रकार का मंथन होता है वैचारिक दृष्टि से कि समाज को किस प्रकार से आध्यात्मिकता की ओर ले जाया जाए। साधु का काम होता है कहीं भी जहाँ नगर गांव में रहता है वहाँ के लोगों से सामंजस्य बिठा करके अपनी निजी जिंदगी जीते हुए किस प्रकार से परमात्मा की साधना करें, उपासना करें और उनकी साधना में वृद्धि हो। साधु का देखो भाई एक ही काम है, स्वयं आराधना करना, उपासना करना और लोगों को परमात्मा के प्रति प्रेरित करना, उपासना की तरफ ले जाना, अच्छाई की ओर ले जाना, उनकी वासना समाप्त हो, उपासना में वृद्धि हो। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे बैठकर तो राधे माँ ये सब नहीं कर रही होंगी, ये कैसे कहें? जो तथाकथित ऐसे लोग हैं, नहीं कैसे कहें कि वो नहीं कर रही होंगी? पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, पहले भी कपट मुनि और कालनेमी होते रहे, आज भी समाज में है। भेष कोई बड़ी बात नहीं, भेष के साथ परिवेश भी हो, एक स्थिति हो। जब तक व्यक्ति में स्थिति पर कब होगा? या उपासना होगी, साधना होगी, किसी परंपरा से होगा। अब ऐसे कुछ तथाकथित लोग निसंदेह साधना का ये तथाकथित कैसे कहें, यही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने जैसे दिखाई दे रहा है इनका चरित्र साधु जैसा। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है बाहरी, मतलब कपड़ा, गाड़ी, घर परिवार, ये आपको लगता है कि ये साधु प्रवृत्ति नहीं होती है? ऐसे लोगों से शर्मा जी आप तो इतना धर्म के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, क्या आपको लगता है ये साधु प्रवृत्ति है और संतों के लिए सब चीजें चल सकती हैं, चलाई जा सकती? देखिए, ये बड़ी दुखद बात है कि इस देश में हिंदू संतों को टारगेट करना एक फैशन बन गया है। ये सबसे सस्ता। नहीं, पहले तो संत माना जाए ऐसे लोगों को जो ये बड़ी गाड़ी, बड़े आयोजनों में चांद से उतर रहे हैं और अपने फेरे लगवा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं। देखिए, बिल्कुल इससे नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये धर्मगुरु नहीं है। देवी की चौकियां करा रही हैं, देवी का गुणगान करा रही हैं, लोग वहां जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, तो ये कैसे नहीं कहा जा सकता है कि धार्मिक कार्य है? क्यों नहीं कह धार्मिक कार्य क्यों नहीं कह सकते? प्रवीण, वहाँ माता रानी का जयकारा नहीं होता, वहाँ जय माता दी नहीं बोली जाती, वहाँ राधे माँ बोला जाता है, वहाँ माँ की तस्वीर नहीं होती, ये खुद बैठी होती है। राखी जी, आप गई हैं किसी चौकी में? दुनिया भर की चौकी, किसी चौकी में गई हैं आप? जवाब मुझे दो, आपकी वो साधु आप राखी जी किसी चौकी कुंभ नहाने गई? इतनी बड़ी साधु है, इतना बड़ा दुनिया के साधु जो है कुंभ का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो कुंभ नहाने गई? आप मुझे एक बात बोलिए, दुनिया ने उनकी चौकियों का सच देखा है, साधु ऐसे नाचते नहीं है, मिनी ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, ऐसे शर्माते नहीं है, फूलों की। अच्छा, एक मिनट, हाँ, ये तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा आरती, ये जो तस्वीरें वगैरह आती हैं इन पर क्या जस्टिफिकेशन है? मतलब आपको क्या लगता है ये ठीक है? थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा आप समझाएं कि क्यों है ये तस्वीरें ऐसी राधे माँ की मिनी स्कर्ट में या जैसी भी तस्वीरें आती हैं? देखिए, ये कोई ड्रेस कोड नहीं बना है,
देखिए हिंदू संतों का कोई ड्रेस कोड नहीं है कि ये फिक्स है कि यही पहनना है। मुन्ना जी क्या बात कर रहे हो आप? हिंदू संतों का ड्रेस कोड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है ऐसा कि हाँ यही ड्रेस होगा। आप हिंदू महासभा का लिखा हुआ है महासचिव। देखिए संतत्व होना चाहिए, संत का गुण होना चाहिए, संत का गुण होना चाहिए, संतत्व होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए। आपकी बुद्धि को हो लगता है इस बहस का कोई अरे कम से कम ऐसे अपना टाइटल मत लिखवाओ जिससे हिंदू का शर्म। रावत जी अगर कपड़े से हो तो सारे लोग कपड़े पहनना। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। एक और मुद्दे के साथ कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।